दोस्तों नमस्कार। कथुआल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में। चलिए हम अपनी क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की जब डेफिनेशन की बात करते हैं, तो इसको डिफाइन करते हुए हम जो है इसके डेफिनेशन को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, देखिए, एक हम कर सकते हैं इसको सीमित रूप में। ठीक है, एक बार चेंज करते हैं। इसको हम कर सकते हैं सीमित रूप में, साथ के साथ देखते चलना, सीमित रूप। और एक हो सकता है इसका व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो, सीमित रूप में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जब सीमित रूप की बात होती है, पहले एक बार लिखता हूँ इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आपके सामने, फिर मैं उसको समझाता हूँ, साथ के साथ करते चलेंगे। आप भी लिखना चाहे लिख लीजिए, और फिर मैं साथ के साथ लिखवाता भी चलूँगा। ठीक है, जैसे सीमित रूप में क्या चीज़ आएगी, सबसे पहले शासन प्रणालियाँ। शासन प्रणाली यानी कि जो भी शासन प्रणालियाँ हैं, जिसके अंदर जितनी पॉलिटिकल, ये शासन प्रणाली वाला जो रूप है, इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल डायमेंशन, यानी कि राजनीतिक आयाम। राजनीतिक आयाम। नेक्स्ट, अब इसके अंदर राजनीतिक आयाम को डिफाइन किसने किया है, वो चीज़ समझिए। राजनीतिक डिफाइन को, डेफिनेशन जो है वो इब्राहिम लिंकन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, उन्होंने इसको डिफाइन किया। दूसरा, आप दूसरी चीज़ देखिए, इसके अंदर आती है सीमित संस्था की। जब हम बात करते हैं, जब हम सीमित तौर पे बात करते हैं लोकतंत्र की, तो उसके अंदर आती है संस्थाएं। संस्थाएं यानी, और जो प्रक्रियाएं हैं, संस्थाएं और प्रक्रियाएं, यानी कि प्रोसेस और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यहाँ पे आएंगे। संस्थाएं जैसे आप देखेंगे, संसद है आपकी। ठीक है, इसमें संसद आ जाएगा। न्यायपालिका है। ठीक है, राजनीतिक दल हैं। ठीक है, और एक और चीज़ इसके अंदर आएंगे, नियतकालिक चुनाव जरूर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, नियतकालिक चुनाव, ये होगा यहाँ। इसके बाद क्या होगा, एक नियतकालिक बहुमत का शासन होगा। देखिए, नियतकालिक का मतलब ये है कि एक समय में, बंधा हुआ समय, जैसे 4 साल में, 5 साल में। ठीक है, और बहुमत का, यानी कि जिसको ज़्यादा बहुमत उसका शासन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। दूसरा, फिर इसी के अंदर क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन यह दल व्यवस्था कैसी होगी यहाँ पे, वो होगी प्रतियोगिता टाइप, प्रतियोगितापूर्ण दल व्यवस्था। ये चीज़ें आप लिखते चलिएगा साथ के साथ। एक और फिर चीज़, जैसे इसको क्या है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र जो है वो भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इसके बाद जो है, इसी को हम लोकतंत्र एक साधन के रूप में देखते हैं। लोकतंत्र क्या है, एक साधन मान लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एक सीमित परिभाषा की बात करती हैं। जब हम व्यापक प्रणाली की बात करते हैं कि व्यापक तौर पे नहीं, नहीं सिर्फ राजनीतिक चीज़ों तक सीमित नहीं है, सिर्फ संसद, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, या एक समय पे चुनाव हो जाएं, या फिर बहुमत का शासन हो, इतना ही नहीं होता है लोकतंत्र का मतलब। लोकतंत्र का मतलब ज़्यादा होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है, देखिए, व्यापक के अंदर यहाँ पे देखेंगे हम, राजनीतिक प्लस सामाजिक
ठीक है, और इसके प्लस फिर आर्थिक, ठीक है, और प्लस में सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, ये सारे आयाम जुड़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो है डॉक्टर, इसको सपोर्ट कौन करते हैं, इसको सपोर्ट करने वाले जैसे यहाँ पे अब्राहम लिंकन थे, राजनीतिक आयाम था, यहाँ पे पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल सब कुछ आ गया। तो यहाँ सपोर्ट करने वाले आएंगे आपके डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये लोग इसको सपोर्ट करते मिलेंगे आपको। यहाँ पे बहुमत, सिर्फ बहुमत की बात नहीं, यहाँ बहुलवाद की बात होगी, प्लूरलिज्म होगा, प्लूरल डेमोक्रेसी होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ जितने भी लोग रहते हैं, यहाँ सिर्फ बहुमत के शासन की बात नहीं है, यहाँ दूसरों के जो विचार हैं उनका सम्मान भी किया जाएगा, दूसरों के विचारों का आदर, ये इसके अंदर आएंगे। व्यापक परिभाषा करेंगे तो आप आदर्श क्या होंगे, इसके आदर्श और मूल्य जो हैं वो इसमें ज़्यादा दिखाई देंगे, यानी कि क्या होगा, आप नोट करें इसको, आदर्श और मूल्य यहाँ पे दोनों दिखाई देंगे कि आदर्शवादी चीज़ें होंगी, मूल्य होंगे सोसाइटी को देख करके, कल्चर की बात है, समाज की बात है। जैसे आप कैसे होंगे, जैसे न्याय एक आदर्श रहेगा यहाँ पे कि न्याय स्थापित करना है, ठीक है। समानता एक आदर्श रहेगा कि समानता हमें लेकर के आनी है। स्वतंत्रता जो है वो इसके आदर्श में होगा, ठीक है। बहुलता होगा कि बहुलवाद हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ लोगों का शासन बन जाए, ठीक है। और इसमें साथ में जो है तात्विक लोकतंत्र, यानी कि परिणाम आधारित लोकतंत्र, जैसे हमने न्याय में बात की थी ना, जस्टिस की थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे तब हमें क्या कहा गया था, हमने ये बताया था कि तात्विक जो न्याय होता है उसमें परिणाम को देखा जाता है, आउटकम्स को देखा जाता है, तो यहाँ पे भी आउटकम आधारित लोकतंत्र होगा। इसके अलावा एक चीज़ और मान लीजिए, जैसे इसको साधन माना था, यहाँ हम इसको साध्य मानेंगे, ठीक है। हमारा उद्देश्य लोकतंत्र को हासिल करना होगा, लोकतंत्र के द्वारा नहीं होगा कि उसको सिर्फ साधन बना दिया जाए। अब मैं आपको इसको डिफाइन करता हूँ, जैसे सीमित रूप में जब हम बात करते हैं लोकतंत्र को, कि हम एक सीमित व्याख्या और एक व्यापक व्याख्या जो है, यानी संक्षिप्त और ब्रॉड वे में, विस्तारित रूप में हम दोनों को परिभाषित किया जा सकता है। सीमित रूप में हम देखते हैं कि लोकतंत्र जो है एक राजनीतिक प्रणाली या राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है। क्या है, एक राजनीतिक प्रणाली या राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, जिसके अंदर हम ये देखें कि जो जनता का शासन, अब्राहम लिंकन ने इसके बारे में क्या बोला है, अब्राहम लिंकन ने बोला है इस व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन और जनता के लिए शासन, ठीक है। इस विचार पे आधारित शासन होगा ये पूरा का पूरा, ठीक है। दूसरी बात के लोकतंत्र के केंद्र में जो है वो क्या चीज़ें हैं, लोकतंत्र के केंद्र में रहती हैं लोकतंत्र की संस्थाएं, जैसे कि आपका संसद है, चुनाव आयोग हैं, न्यायपालिका है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सब चीज़ें इसके केंद्र में रहेंगी, ठीक है। एक प्रतियोगिता आधारित चुनावी व्यवस्था होगी, दल आधारित दल व्यवस्था होगी, ठीक है। हमेशा समय पे चुनाव होंगे, जो बहुमत का शासन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लोकतंत्र को जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, बहुमत के शासन का मतलब आप समझते हैं ना कि भाई एक व्यक्ति ने सीट जीती तो वही आगे निकल गया, ठीक है, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो आगे निकल गया, ठीक है। और लोकतंत्र को हम यहाँ क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हम बनाएंगे, हम ये कहेंगे कि जो भी चीज़ हमें यहाँ पे बनानी है वो सारी की सारी जो हैं डेमोक्रेटिक तरीके से हो, लोकतांत्रिक साधनों के तरीके से हो, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं। जबकि हम इसको ब्रॉड वे में देखते हैं, ब्रॉड तरीके से जब इसकी व्याख्या करते हैं या इसको परिभाषित करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ पॉलिटिकल जो डायमेंशन है उसको हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। यहाँ लोकतंत्र जो है एक शासन प्रणाली है, और शासन प्रणाली के अंदर हम देखते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक
ये सारी की सारी प्रणालियाँ इसके अंदर जोड़ी जाएंगी। ठीक है, यानी कि व्यापक रूप में हम ये कहेंगे कि लोकतंत्र शासन पद्धति के साथ साथ एक जीवन पद्धति भी है, कि हमें जो है अपनी स्वयं की लाइफ में, ठीक है, अपनी हर एक चीज़ में हमें जो है लोकतंत्र देखना चाहिए, कि भाई संस्कृति के अंदर भी लोकतंत्र हो, सामाजिक समाज के अंदर लोकतंत्र हो, आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनके अंदर लोकतंत्र हो, राजनीतिक गतिविधियों में तो लोकतंत्र होगा ही होगा, क्योंकि हम बात ही उसकी कर रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र की वास्तविक जो पहचान है, असली पहचान जो इसकी संस्थाओं और इसकी प्रक्रियाओं से ना हो करके इसके जो आदर्श हैं, इसके जो मूल्य हैं उनसे होनी चाहिए। कि भाई आदर्श और मूल्य कैसे, जैसे कि समाज में हम जब बात करेंगे तो नेहरू और अंबेडकर क्या कहेंगे उसके बारे में, तो वो कहेंगे कि समाज में जब हम लोकतंत्र लाने की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हम हर एक व्यक्ति के विचार का सम्मान करेंगे। ठीक है, हर एक व्यक्ति को ये कहेंगे कि हाँ तुम अपना बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक है, ये नहीं होगा कि बहुमत नहीं, इन लोगों ने डिसाइड तो कर दिया, यही डिसाइड अब फैसला करेंगे। ठीक है, आदर्श क्या बात करता है कि आदर्श होना चाहिए हर एक चीज़ के अंदर, मूल्य के रूप में लोकतंत्र की पहचान होगी। सिर्फ ऐसे पहचान नहीं की जा सकती कि न्यायपालिका है, संसद है, राजनीतिक दल हैं, समय पे चुनाव हो रहे हैं, प्रतियोगितापूर्ण चुनाव व्यवस्था चल रही है, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, सिर्फ इनसे काम नहीं चलता है। हमें क्या करना है, हमें लोकतंत्र के अंदर उन मूल्यों को और उन आदर्शों को भी स्थापित करना है जो हमें लोकतंत्र को बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, सहायक मतलब जैसे हमें न्याय व्यवस्था लागू करनी है, न्यायपालिका से न्याय व्यवस्था नहीं आती, समाज में बराबरी लेकर के आएंगे, उससे समानता लेकर के आनी है। ठीक है, समाज में समानता आएगी, इक्वलिटी आएगी, स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को फ्री करना, फ्रीडम देनी है। ठीक है, और बहुलता होनी चाहिए। ठीक है, और बहुलता का मतलब है कि जो न्याय, समानता, स्वतंत्रता हम लोगों को दे रहे हैं उसके अंदर जो है ज़्यादा लोगों का हित दिखना चाहिए, कि हाँ लोगों का हित आ रहा है। फिर हम ये कहते हैं इसमें तात्विक लोकतंत्र भी आज, इसी को हम क्या कह देते हैं, तात्विक लोकतंत्र भी कह देते हैं। यानी कि जैसे इसको हम प्रक्रियात्मक बोलते हैं ना, कि भाई एक प्रक्रिया के थ्रू सारी चीज़ें होंगी। प्रक्रिया कैसे, कि भाई संसद है, संसद में चुनाव होगा, चुनाव नियत हर 4-5 साल में होगा और वो 5 साल में जो चुनाव होगा वो प्रतियोगितापूर्ण दल व्यवस्था से होगा, उसमें किसी का भी बहुमत का शासन आ सकता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है। सिर्फ उतना ही नहीं है, ये कहते हैं तात्विक लोकतंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंडिडेट जीते और पहुंच जाए, तात्विक परिणाम, आउटकम, यानी कि हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति देखेंगे समाज के वर्गों की, समूहों की। जैसे किसी को रिजर्वेशन की जरूरत, हम रिजर्वेशन देंगे। जैसे महिलाओं के लिए अभी अभी रिजर्वेशन बिल आया है, ठीक है, SC STs को पहले से रिजर्वेशन दी गई है। हम ये देखेंगे कि क्या राजनीतिक संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व है, तो हम परिणाम देखेंगे कि सामाजिक आधार पे उनके साथ कोई ऐसी गतिविधियां, घटनाएं हो रही हैं जिसके कारण वो पिछड़ गए हों। ठीक है, और उसके लिए जो है उनको आगे आने के लिए हम जो है मौका ज़्यादा देना चाहते हैं, तो उस मौके को जो है इस तरीके से दिया जाएगा कि उनकी स्थिति ध्यान में रखिए हमने, कि ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पे पिछड़े हैं, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इनको जो है हम एक काम करते हैं, रिजर्व कर देते हैं इनके लिए कुछ चीज़ें। ठीक है, तो ये भी आगे आ जाएंगे, इनका प्रतिनिधित्व आगे आ जाएगा, ये अपनी बात रख सकेंगे फिर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि लोकतंत्र जो है एक साधन ना मान करके हम इसको साध्य माने, कि भाई हमें लोकतंत्र को अचीव करना है। सिर्फ ये नहीं कहना है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाएं बना देंगे, वो साधन है, उस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, नहीं, साधन नहीं बनाना उसको, सिर्फ हमें उसको अचीव करना है। अचीव करने का मतलब है कि सरकार के, समाज के और संस्कृति के हर एक चीज़ में आपको लोकतंत्र दिखना चाहिए, तब हम मानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैंने इतना लंबा क्यों बताया इसके बारे में, क्योंकि इससे क्या चीज़ें खुल गई हमारे सामने, कि भाई हम क्या चीज़ें डेमोक्रेसी में देखते हैं। ठीक है, आपके सामने पूछ लिया जाए डेमोक्रेसी के बारे में, तो आप ये दोनों परिभाषाएं जब भी लिखे, डेमोक्रेसी का क्वेश्चन आए तो परिभाषा लिखते हुए ध्यान रहे, इन दोनों को जरूर लिखें। ठीक है, पहला काम आपका यही रहेगा, हर एक लोकतंत्र का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम समझते हैं लोकतंत्र के सिद्धांत के बारे में। लोकतंत्र के अलग अलग सिद्धांत, जैसे देखो, अब इसके सिद्धांत देखते हैं। देखिए, सिद्धांत को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक है आपका क्लासिकी, परंपरागत जिसे आप कहते हैं,
परंपरागत, या आप इसे ये भी कह सकते हैं उदारवादी लोकतंत्र। 3 नाम हो गए इसके, ठीक है। अब एक है आज के समय या समकालीन या कंटेम्प्रेरी। समकालीन कैसे? जिसके अंदर आता है विशिष्टवादी, कुछ लोग, कुछ व्यक्ति, विशेष वर्ग, और इसके अंदर आता है बहुलवादी, ठीक है, ये वाले। तो इस तरीके के सिद्धांत हैं। सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं क्लासिक सिद्धांत, या हम कह ले उदारवादी को, ठीक है। तो उदारवादी हमने लिया। अब देखिए इसके अंदर है क्या। लोकतंत्र का उदारवादी जो सिद्धांत है, ये लोकतंत्र का सबसे पुराना, ठीक है, यानी कि ये कहिए लोकतंत्र का सबसे पुराना सिद्धांत, ठीक है, इसको हम कहते हैं। ज़्यादातर देशों ने आजकल यही अपनाया हुआ है। ज़्यादा, अधिकांश, तो ज़्यादातर देशों ने, अधिकांश भी लिख सकते हैं, ज़्यादातर देश भी, इसमें आप एक काम कर लीजिए, उदारवादी देश कर लीजिए। ज़्यादातर उदारवादी देशों ने इसको अपनाया हुआ है, ठीक है। इसकी मूल विशेषताएं क्या हैं वो लिखिए आप साथ के साथ में, मैं बताता चलूँगा। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देंगे हम हर एक चीज़ की, क्योंकि हम क्या है, लिखने वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं। हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप की मैं तैयारी करवाता यहाँ पे, तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं चीज़ें लिखी होती सामने, उनमें से देख देख के टिक करता रहता। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिखना है, और लिखने के लिए कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। हमारा बेस बहुत ज़रूरी है होना। इसकी मूल बातें समझिए क्या हैं लोकतंत्र की। जो उदारवादी लोकतंत्र है, या जिसको आप परंपरागत या क्लासिक सिद्धांत बोलते हैं, इसमें पहली चीज़ ये होती है कि ये लोक प्रभुता में विश्वास करता है, ठीक है, और पब्लिक को सर्वोच्च मानता है। तो लिखिए, पहली चीज़ लिखिए, लोक प्रभुता, और इसमें विश्वास करता है। लोक प्रभुता में विश्वास, और साथ की साथ जो है, और ये कहेंगे कि जनता को सर्वोपरि मानेगा, ठीक है, जनता को सर्वोच्च मानता है, ये बनेगा इसका। दूसरा, यानी कि क्या है कि यहाँ पे जनता ही मालिक होगी, ठीक है। जो हमने बात की थी ना, जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता के द्वारा शासन, ये वाली डेफिनेशन यहाँ पे फिट बैठेगी बिल्कुल, ठीक है। दूसरी यहाँ पे आएगी, दूसरी विशेषता नोट करिए, यही विशेषताएं पेपर में लिखनी है आपको। आप भागिएगा मत कि हमें कुछ और लिख देंगे उठा करके, बहुत सिंपल चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा कई दिन हो गए, मेरा गला खराब चल ही रहा है, ठीक हुआ ही नहीं है, ठीक। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पे देखिए, ये सिद्धांत जो है क्या करता है, राइट्स की बात करता है। कैसे राइट्स? राजनीतिक प्लस नागरिक, राजनीति प्लस नागरिक अधिकार, ठीक है, अधिकारों पर जोर देगा, ठीक है। और इनको ये कहेगा कि लोकतंत्र की आवश्यक शर्त, कि भाई अगर लोकतंत्र को सफल बनाना है तो व्यक्ति को राजनीतिक और नागरिक अधिकार जो है वो कंपलसरी है, वो जरूरी है, ठीक है। तो लिख लीजिए, लोकतंत्र की आवश्यक शर्त मानता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, तीसरे नंबर पे आइए। तीसरे नंबर पे ये कहता है कि ये
नियतकालिक चुनाव की स्वीकार करेगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्या आएगा? नियतकालिक चुनाव, यानी कि ये कहेगा कि हर 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में एक फिक्स टाइम रखेगा कि इतने साल में चुनाव होने चाहिए, चाहे 2 साल रखिए। ठीक है, नियतकालिक चुनाव की बात करेगा, उसको स्वीकार करता है। चौथी बात, बहुमत के शासन को स्वीकार करता है। बहुमत का शासन, ठीक है, इसको बिल्कुल स्वीकार करता है कि बहुमत का शासन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग आकर के बैठ जाएं। बहुमत का शासन कैसे होगा? जब नियतकालिक चुनाव होंगे, जब वोट पड़ेंगे, वोट पड़ने के बाद जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो शासन करेगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखिएगा, ये संविधानवाद की बात करता है। संविधानवाद, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सीमित सरकार की बात करेगा। संविधानवाद में क्या होता है कि एक संविधान होगा, जिस संविधान के द्वारा जो है सरकार को शक्तियां दी जाएंगी और उन्हीं शक्तियों के आधार पे वो शासन कर सकता है। और उन शक्तियों में जो है संविधान जो है वो सरकार के ऊपर रोक लगाता है कि कहीं वो निरंकुश ना हो जाए, कहीं वो तानाशाह ना हो जाए, कहीं वो अपनी मन मर्जी से सारे डिसीजन ना लेना शुरू कर दे कोई व्यक्ति। ठीक है, तो हर एक चीज़ के ऊपर लगाम लगा देता है। ठीक है, संविधान डिसाइड कर देता है कि जनता और सरकार के बीच में कैसा रिलेशन होगा, जनता और जनता के बीच में कैसा रिलेशन होगा, केंद्र और राज्यों के बीच में कैसा रिलेशन होगा, सरकार और सरकार के बीच में कैसा रिलेशन होगा। इन सब चीज़ों को डिसाइड करने का काम संविधान करता है। इसीलिए ये संविधानवाद की बात करता है और एक लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है कि गवर्नमेंट के कुछ काम लिमिटेड हैं, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती। उसको जो है रूल रेगुलेशन उन सब चीज़ों को देखना है, बाकी सब चीज़ें जनता की खुद छोड़ देनी, वो अपने आप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है एक पॉइंट और लिखिएगा, ये कंपटीशन को सपोर्ट करता है। यानी कि हम ये कहेंगे यहाँ पे कि प्रतियोगितापूर्ण दल व्यवस्था होनी चाहिए। प्रतियोगितापूर्ण दल व्यवस्था मतलब ये है कि कोई एक दल ये हो कि भाई एक ही दल है, उसी के अंदर चुनाव होकर के वही शासन कर रहे, नहीं, अलग अलग पार्टियां हों, वो पार्टियां यहाँ पे जो है शासन करेंगी। वो पार्टियों में से जो भी जीतेगा, जिसको बहुमत मिलेगा, जिसको जनता चुनेगी, जिसकी ज़्यादा वोट आएंगी, जिसकी ज़्यादा सीट आएंगी, वो शासन में बैठ जाएगा। ठीक है, तो प्रतियोगिता होनी चाहिए दलों के बीच की। उसके बाद जो है कभी भी कुछ भी काम करना हो, उसके लिए ये कहता है कि हमें जो है किसी तरीके का कोई हिंसक साधनों का प्रयोग नहीं करना है। तो ये कहता है कि हमें अहिंसक एवं संवैधानिक साधन, संवैधानिक साधन का मतलब है कि शांतिपूर्वक तरीके से हम विरोध प्रदर्शन भी करें, वो कर सकते हैं, हम ज्ञापन लिखकर दे सकते हैं, हम डिमांड कर सकते हैं, हम जाकर मिल सकते हैं, चिट्ठी पत्री दे सकते हैं, हम अखबार में अपनी बात कह सकते हैं, हम खड़े होकर भाषण दे सकते हैं, लेकिन हम बंदूक उठाकर नहीं चल सकते। ठीक है, हम किसी को मार नहीं सकते, हम किसी को समाप्त नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें नहीं लागू होंगी। ठीक है, तो क्लासिकल डेमोक्रेसी जो है वो इस बात को लेकर चलती है कि हमें जो है इन सब पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है। ठीक, तो क्लासिकल डेमोक्रेसी के अंदर हमने देखा कि एक तो क्लासिकल डेमोक्रेसी को जो है पूरी दुनिया के लगभग लिबरल कंट्रीज़ ने अपना रखा है, सबसे पुराना सिद्धांत इसे माना जाता है। इसके बाद इसकी विशेषताओं पे हमने बात की है कि ये लोक प्रभुता में विश्वास करता है, जनता को सर्वोच्च मानता है। ठीक है, राजनीतिक और जो नागरिक अधिकार हैं उनके ऊपर ज़्यादा जोर देगा, उनको कहेगा ये होने चाहिए, ये होंगे तो लोकतंत्र बनेगा, यानी कि उनको उसकी आवश्यक शर्त मानता है। ठीक है, हर एक समय पे चुनाव होने चाहिए, एक चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें 4 साल, 5 साल, 2 साल, 6 साल जो भी रखा जाए उसके हिसाब से हो। बहुमत का शासन होना चाहिए, यानी कि बहुमत का ही शासन होगा, अल्पमत का नहीं होगा, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे
ज़्यादा सीट आएंगी उस पार्टी को जो है शासन में बैठने का अधिकार होगा। ठीक है। और प्रतियोगितापूर्ण दल व्यवस्था होगी, संविधानिक तरीके से होगा, सीमित सरकार यहाँ पे बनाई जाएगी। ठीक है। कोई भी काम किया जाएगा वो अहिंसक तरीके से होगा, संवैधानिक तरीके से होगा, संविधान में जो लिखा उसके अनुसार जो चीज़ें हैं उसके अनुसार होगा। ठीक है। जोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखते हैं इसकी आलोचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आलोचनाएं, यानी कि ये तो है नहीं कि सब कुछ सही है, इसके अंदर आलोचना भी की जा सकती है। आलोचना में कई सारी चीज़ें हैं। देखो पहली चीज़ तो ये कि ये कहते हैं कुछ लोग इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं, पहली बात कि ये लोकतंत्र जो है वो योग्यता की उपेक्षा करता है। योग्यता की उपेक्षा करता है। कैसे? बात समझ में नहीं आई होगी। ठीक है। और कई लोगों ने इसको पता है क्या बोला है? इसको कई लोगों ने बोला कि कल्ट ऑफ इनकम्प्लीटेंस, इनकम्पिटेंस, सॉरी, कल्ट ऑफ इनकम्पिटेंस, यानी कि अयोग्यता की पूजा। यानी कि क्लासिकल लोकतंत्र को क्या बोला है? अयोग्यता की पूजा, यानी कि कल्ट ऑफ इनकम्पिटेंस। इसका क्या मतलब है ये समझनी पड़ेगी, ऐसे नहीं समझ में आएगी। मैं बताता हूँ, देखो इसको समझिए। लोकतंत्र क्या करता है? सबसे हमें सबको पता है कि ये बहुमत के शासन पे आधारित है। ठीक है। तो बहुमत के शासन पर आधारित, ओके। और इसके साथ साथ जो लोकतंत्र में एक व्यक्ति जो है एक मत के सिद्धांत को भी मान्यता मिलती है। यानी कि व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार हम देते हैं, लेकिन एक चीज़ और भी देखते हैं हम, ये देखते हैं हम कि एक व्यक्ति एक मत, इसकी बात करता है। ये दो बात कर रहा है ना? समझा रहा हूँ। कल्ट ऑफ इनकम्पिटेंस क्या होता है उसको समझा रहा हूँ। यानी कि पहली चीज़ तो ये कहते हैं, अयोग्यता की पूजा जो कहते हैं वो कहते हैं कि बहुमत के शासन पर आधारित चीज़ है ये, और उसमें कहा जाता है कि एक व्यक्ति एक ही वोट डालेगा, उसके सिद्धांत पे है। ठीक है। इसके कारण जो है लोकतंत्र में संख्या बल को वरीयता मिल जाती है। क्या होता है? इनके कारण, लिखिएगा, इनके कारण लोकतंत्र में संख्या बल को प्राथमिकता, या आप वरीयता लिखना चाहें वरीयता लिख सकते हैं। ठीक है। प्राथमिकता मिल जाएगी और योग्यता जो है वो पीछे छूटेगी। जैसे ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देखो जिसको ज़्यादा वोट पड़ा, ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार होता है, जिसके कारण कई बार क्या होता है, इस एक वोट के कारण जो है, एक तो ये हो गया कि संख्या बल को ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी, और संख्या बल में ये कहना चाहते हैं कि एक वोट एक व्यक्ति जो है वो कई बार क्या होता है, कुछ अशिक्षित जो व्यक्ति हैं या जो मतलब कि इलिटरेट हैं वो जीत करके आगे चले जाते हैं। यानी कि ये कहना ये चाह रहा है कि जो शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षित और अशिक्षित, ये दोनों एक साथ भाग लेते हैं। ठीक है। और संख्या बल जिसकी पक्ष में ज़्यादा जाएगा वो आगे चला जाता है। ठीक है। और सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि संख्या बल जो है वो इनके पक्ष में ज़्यादा रहता है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है। औसत दर्जे का जो व्यक्ति है उसको जो है
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सामान्यतः होता क्या है, औसत दर्जे का व्यक्ति, औसत दर्जे का व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। ठीक है, और वो सदन में पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, लोकतंत्र में हमने एक कंसेप्ट दे रखा है समानता। इस समानता के कारण जो है, समानता के कारण कि एक वोट एक व्यक्ति, बहुमत का शासन, सब लड़ सकते हैं, किसी को भी अधिकार है। तो ये समानता का जो कंसेप्ट है, इसके कारण लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों, चाहे वो एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, ठीक है, या फिर शिक्षित है या अशिक्षित है, ठीक है, या फिर वो योग्य हो या अयोग्य हो, ठीक है, वो सब चुनाव लड़ते हैं और शासक बनने का अधिकार सबको मिल जाता है। इससे क्या होता है कि जब अयोग्य व्यक्ति शासन में पहुंचते हैं, इस समानता के कारण क्या होता है, बहुत बार जो अयोग्य व्यक्ति है, अयोग्य व्यक्ति वो शासन में पहुंच जाता है, वो शासन में बैठ जाता है। ये लिख लीजिए, बैठ जाता है। इससे क्या होता है, जब कभी भी, और जब ये लोग बैठते हैं तो ये क्या करते हैं, जब नीति निर्माण की बात आती है, पॉलिसी मेकिंग की, जब नीति निर्माण करना हो तो क्या होगा, नीति निर्माण में गुणवत्ता से समझौता होगा। यानी कि नीति जो वो सही नहीं बन पाएगी, उसमें कमी आएगी। एक कोटेशन लिखिएगा यहां पे, इस चीज को सपोर्ट करते हुए। अरस्तु की कोटेशन है, लिखिए। लिखवा रहा हूं, मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिखिए। ये आपको बहुत काम आने वाले, पेपर में लिखी जाती हैं ऐसी कोटेशन लोकतंत्र के बारे में। जैसे लोकतंत्र वाग्यवीरों का शासन है। इसका पता क्या मतलब है, भाषणबाजों। अगर आपके सामने कभी वैसे भी आ जाए किसी छोटे मोटे पेपर में कि भाई लोकतंत्र वाग्वीरों का शासन है, यानी कि भाषणबाजों का शासन है, किसने कहा, एरिस्टोटल। तो ये बात स्पष्ट करती है कि ये आलोचना ये कहती है कि योग्यता की उपेक्षा होती है और अयोग्यता की पूजा कहा जाता है लोकतंत्र को। और अयोग्यता की पूजा मतलब कल्ट ऑफ इनकम्पिटेंस। ठीक है, ये भी कोटेशन याद रख सकते हैं आप, इसको भी याद रखिएगा कि किस विचारधारा को या किस शासन प्रणाली को अयोग्यता की पूजा कहा जाता है। तो कल्ट ऑफ इनकम्पिटेंस जो किसको कहा जाएगा, डेमोक्रेसी को। ठीक है, वो आपको बता ही दिया क्यों कहा जाता है। ये पहली आलोचना थी, इसके अंदर ये छोटी सी बात आ गई, ये समझानी जरूरी थी, वैसे समझ में नहीं आती। दूसरी चीज, लोकतंत्र में जो है निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, निर्णय निर्माण प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लंबी होती है। आप देखते हैं ना, कई बार क्या होता है कि एक डिसीजन लेने के लिए सालों लग गए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब लंबी प्रक्रिया होती है तो समय खराब होगा, धन की बर्बादी होगी। ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं। एक व्यक्ति का नाम नोट करिएगा, लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस, इन्होंने पता क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि लोकतंत्र एक ऐसी सीमित, ठीक है,
एक ऐसा सीमित शासन प्रणाली है जिसमें 7 व्यक्ति 7 दिन में उतना ही कार्य करते हैं जितना जितना कार्य एक व्यक्ति एक दिन में करता है। यानी कि ये क्या कह रहा है, लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें 7 व्यक्ति 7 दिन में उतना ही कार्य करते हैं जितना एक व्यक्ति एक दिन में करता है। एक दिन में करता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या समझे आप? मान लो एक व्यक्ति देश के अंदर बिना लोकतंत्र प्रणाली के चुना गया है, ठीक है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, डिसीजन कोई भी लेना हो उसे, तो वो डिसीजन लेते हुए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं उसे, तो एक काम करेगा कि तुरंत डिसीजन, भाई ऐसा करो, ये लागू करो, आज से हो गया। अब लोकतंत्र में क्या होगा, संसद में बिल लेके आओ, चर्चा करो, उसे संसद में पास करो, पहले एक में पास हो गया, दूसरे सदन में भेजो, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में अब बिल आया, चर्चा हुई, पास किया, अब इसको राष्ट्रपति के पास भेजो, राष्ट्रपति के पास गया, ठीक है। और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद क्या करेंगे, राष्ट्रपति ने उसको क्या किया, देखा, सोचा समझा, बात कर ली। ऐसा भी हो सकता है बीच में जो है बिल को, अब क्या करेंगे, उस कानून को क्या करेंगे, लेके आएंगे वापस, आ गया कि पास हो गया है सर, ठीक है, ओके। अब इसको कहेंगे कि चलो एक स्टैंडिंग कमेटी को सौंप देते हैं, जांच कर लेते हैं इसकी, अब कुछ गलती तो नहीं होगी, दोबारा तो नहीं करना पड़े, कुछ संशोधन करना पड़े तो बीच में भी स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा जा सकता है। यानी कि लॉर्ड ब्राइस ये बात कहना चाहते हैं कि जितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, एक संसद में बैठ करके 550 व्यक्तियों ने एक बिल पास किया और उसके लिए उन्होंने 10 दिन लगा दिए। उस 550 व्यक्तियों के काम को 10 दिन की बजाय एक अकेला व्यक्ति, अगर उसके हाथ में पावर हो तो वो एक दिन में 1 मिनट में कर सकता है, जबकि ये 10 दिन में कर रहे हैं और मिलकर के 550 व्यक्ति, ठीक है। तो लॉर्ड ब्राइस की किताब थी, उसका नाम है मॉडर्न डेमोक्रेसीज। मॉडर्न डेमोक्रेसीज 1870 में लिखी गई थी ये किताब। इस किताब में इन्होंने ये बात बोली है मॉडर्न डेमोक्रेसीज के बारे में, ठीक है। अब ये दूसरी आलोचना थी। तीसरी आलोचना देखो, बहुत डिटेल में कर रहे हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि छोड़ रहे हैं चीज़ों को। तीसरी आलोचना लिखिएगा। तीसरी आलोचना क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि लोकतंत्र में वोट बैंक की राजनीति होती है। वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, ये जब वोट बैंक की राजनीति होती है तो इससे जो राष्ट्र का हित होता है, राष्ट्रीय हित जो है वो उपेक्षित रहता है। राष्ट्रीय हित उपेक्षित होगा। यानी कि पहले क्या देखा जाएगा, भाई देखो कोई भी व्यक्ति जीत के आ रहा है तो वो देखेगा कि मेरा वोट डाल कौन रहा है, मैं तो उन लोगों के पक्ष में बात करूंगा। अगर उन लोगों के पक्ष में बात नहीं की तो फिर देखो भाई मेरी तो वोट नहीं आएगी और मैं अगली बार हार जाऊंगा। और राष्ट्र का हित ये कहता है कि भी देखो इसमें भी ये डिसीजन लेना ज़रूरी है, आप सिर्फ उसके साथ मत सोचिए, लेकिन सोचना पड़ता है क्योंकि अगली बार फिर हार जाए, सरकार नहीं बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से चौथा है इसके अंदर कि लोकतंत्र में दल व्यवस्था का हानिकारक प्रभाव दिखता है, ठीक है। लोकतंत्र में जो दल व्यवस्था है, दल व्यवस्था के नुकसान,
नुकसान कैसे? जैसे जाति आधारित बन जाएंगे, धर्म आधारित बन जाएंगे, क्षेत्र आधारित बन जाएंगे, ठीक है, किसी एक मुद्दे को लेकर के बन जाएंगे दल। तो ये क्या करती है? ये दल व्यवस्था बहुत नुकसान करती है डेमोक्रेसी में, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद क्या है, लिबरल डेमोक्रेसीज में पॉलिटिकल और सिविल राइट्स इन दोनों पे ही जोर होता है। हमने देखा था ना कि किस चीज़ के ऊपर जोर देते हैं? राजनीतिक प्लस नागरिक अधिकार, इनके ऊपर ही ज़्यादा जोर है। लेकिन आर्थिक समानता को महत्व नहीं दिया जाता। क्या करते हैं? जो आर्थिक समानता है उसको महत्व नहीं दिया जाता। आर्थिक समानता नहीं, ये लिख लीजिएगा। और इसी के कारण क्या होता है कि जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, लिबरल डेमोक्रेसीज में राजनीतिक समानता तो हमें मिल जाती है, ठीक है, लेकिन आर्थिक समानता जो है वो गायब हो जाती है। और धीरे धीरे करके वो आर्थिक समानता जब असमानता बनती है आर्थिक आधार पे, तो फिर क्या होता है? वो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी भी बन जाती है, राजनीतिक असमानता भी पैदा कर देती है। क्योंकि राजनीति में वही लोग आ पाते जिनका आर्थिक आधार मजबूत है, ठीक है, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, वही लोग आगे आ पाएंगे, ठीक है। तो राजनीतिक तौर पे वो लोग कमज़ोर बन जाएंगे। इसके बाद लिखिएगा, वर्तमान समय में जब हम लोकतंत्र देखते हैं तो लोकतंत्र एक विरोधाभास का शिकार हो गया है। इसके अंदर विरोधाभास आ गए हैं। विरोधाभास जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। लोकतंत्र बहुमत का शासन होने का दावा करता है, ठीक है। क्या करता है कि लोकतंत्र जो है वो क्या है? बहुमत का शासन है, ठीक। लेकिन जब आप व्यवहार में देखते हैं तो क्या होता है? अभी तो लिस्ट आ रही है ना पार्टियों की, किन लोगों को टिकटें मिल रही हैं, पता है ना? क्या मिल रही है? किसी गांव के गरीब व्यक्ति को टिकट। क्या मिल रही है? किसी एजुकेटेड व्यक्ति को टिकट नहीं मिल रही ना। या जनता के बीच में से चुन करके कोई व्यक्ति कहा हो कि हाँ इसको टिकट दे दो। ये कैंडिडेट जनता के नहीं हैं, ये कैंडिडेट किसके हैं? पॉलिटिकल पार्टियों के कैंडिडेट हैं। व्यवहार में हम देखते हैं ये अल्पमत का शासन है। व्यवहार में अल्पमत का शासन दिखेगा आपको। ये कैसे दिखेगा? दो प्रमुख कारण बताए गए हैं। जैसे देखो, अल्पमत का कैसे, पहले तो ये समझो अल्पमत क्या होता है। अल्पमत का मतलब है कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बन रहा है, मोदी ही प्रधानमंत्री बन रहा है, अमित शाह ही गृह मंत्री बन रहा है, मनोहर खट्टर बन रहा है मुख्यमंत्री, भूपेंद्र हुड्डा बन रहा है, दुष्यंत चौटाला बन रहा है। ये एक राजनीतिक वर्ग है, ये पॉलिटिकल एलिट्स इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। बहुत ही आर्थिक तौर पे मजबूत बलराज कुंडू जैसे लोग मजबूत हो गए हैं। कोई गरीब मजबूत नहीं हो रहा है कि आप कहें कि कोई किसान नेता मजबूत हो गया हो जिसकी संपत्ति ही नहीं है, नहीं हो रहे मजबूत, नहीं जीत पा रहे। क्यों? क्योंकि चुनाव में होता है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च, ठीक है। और अब इस चीज़ के कारण जो ना, अब ये चीज़ें हो कैसे रही है, ठीक है। अल्पमत का शासन कैसे बन गया है? लोग भाग ही नहीं लेना चाहते। अब पहली चीज़ तो ये, पहली चीज़ नोट करिएगा कि इन दोनों चीज़ों के कारण क्या हैं। कारण एक तो सबसे पहला कारण लिखिएगा कि लोगों की रुचि कम हो गई। लोगों की रुचि का कम होना, और इसका एग्जाम्पल है वोट प्रतिशत में कमी। लोग सोचते ही नहीं इस राजनीति, बोलते कि यार क्या इतनी गंदी चीज़ है, हमेशा बदल जाते हैं, एक मिनट में पासा पलट लेते हैं। तो क्या करते हैं? हम नहीं कर रहे वोट, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? हम इसको वोट करें उसको वोट करें, हमारी लाइफ थोड़ी बदल रही है इन लोगों से। तो बहुत सारे लोग वोट ही करने नहीं जाते, ठीक है। तो मतदान प्रतिशत घट रहा है। दूसरा कारण ये माना जाता है कि जो FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये
भी एक इसका कारण है। क्या होता है कि इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा वोट वाला व्यक्ति जीत जाता है। सबसे ज़्यादा वोट जिसके आए वो जीत जाए, यानी कि पहला खंबा छूने की व्यवस्था है ये। पहले खंबा जो छुएगा वो आगे निकलेगा। मतलब कैसे? जैसे 100 वोट हैं, ठीक है, कैंडिडेट खड़े हैं 8, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं, 100 वोट को डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पहले कैंडिडेट को मिले 7 वोट, दूसरे कैंडिडेट को मिले 15 वोट, तीसरे कैंडिडेट को मिले 23 वोट, चौथे कैंडिडेट को मिले 5 वोट, ठीक है, और पांचवें कैंडिडेट को मिले 17 वोट, और छठे कैंडिडेट को मिले 13 वोट, सातवें कैंडिडेट को मिले 10 वोट, इसको भी मिले मान लो 10 वोट। कितना हुआ? 7 और 3 10 और 5 15 और 5 20 और 3 23 और 3 30, 0 3 3 और 4 5 6 7 2 9 और 1 10, हो गए 100। कौन जीतेगा? 23 वोट वाला। क्या कहा? सबसे पहले भी ज़्यादा तो वोट इसी के हैं, 23 वोट वाले को जिता दो। होना है, बहुमत थोड़ा हुआ ये। अब 23 वोट वाला जो है वो जीत गया, और इसके अगेंस्ट में वोट कितने लोगों ने किया? 77 वोट। ये खराब प्रणाली है, ठीक है। यानी कि जिसने अधिकतम मत प्राप्त किए, भले उसे बहुमत प्राप्त हो या ना हो, बहुमत तो है ही नहीं। बहुमत तो तब होता जब ये 51 वोट लाता, तब जीता माना जाता। अब तो नहीं मिला इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफपीटीपी भी गलत है इसके अंदर, कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बहुत सही रहेगा। नहीं होना चाहिए ऐसा, ये गलत है। एक कारण और लिख सकते हैं इसके अंदर, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता, ठीक है। अब देखो, आर्थिक असमानता है जब लोगों में, तो देश के अंदर हम देखते हैं, किसी भी देश का एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, और गरीब लोग शासन प्रशासन में हिस्सा नहीं ले सकते, ठीक है। तो शासन प्रशासन में जब वो हिस्सा नहीं ले सकते, तो फिर वो लोकतंत्र कैसा हुआ? बहुमत का शासन कैसे? वो हमेशा सिर्फ वोट डालने के लिए बने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लोकतंत्र में खामियां हैं। तो ये लोकतंत्र के बारे में वो सब चीज़ें थी जो हमने देखी कि यहाँ पे लोकतंत्र में गड़बड़ियाँ हैं, और इन गड़बड़ियों को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो लोकतंत्र का अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो ये सब चीज़ें जो हमने करवाई हैं, इनको नोट कर लेना, इनको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में क्या होता है, चलो तो शुरू करते हैं। देखिए, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, आ जाइए। तो क्या है कि जो क्लासिकल सिद्धांत था उसको व्यवहार में अधिकांश देशों ने लागू किया, और उसका व्यवहारिक रूप क्या है? प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। तो इसका मतलब ये है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की जो मूल मान्यताएं होंगी या विशेषताएं होंगी, वही विशेषताएं क्लासिकल की हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, परंपरागत का व्यवहारिक रूप, व्यवहारिक रूप क्या है? प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, और ज़्यादातर देशों ने इसको लागू किया है, ठीक है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का मॉडल है जिसमें जो शासन होता है उसका संचालन कौन करता है? जनता करती है। ये तो जाहिर सी बात है कि जनता शासन करती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जनता के कहने पे कोई और शासन करेगा। यानी कि शासक किसको माना जाता है? शासक वैसे तो प्रतिनिधि ही होता है, सॉरी, जो आपका प्रतिनिधि होता है वो यहाँ पे शासन करेंगे, ठीक है। जनता क्या करेगी यहाँ पे?
इसके अंदर क्या करती है, जनता वोट करती है, और वोट किसको करेगी, प्रतिनिधियों को। ठीक है। अब प्रतिनिधियों के द्वारा जो है जनता के बिहाफ पर, जनता के बिहाफ पर शासन। ठीक है। क्या होता है ना कि देखो दुनिया के अंदर हो क्या रहा है कि लोग अपने कामों में बिजी हैं। लोग कहते हैं कि मुझे समय नहीं है, मैं नहीं भाग ले सकता, मैं संसद में नहीं जाना चाहता, मैं अपना इकोनॉमिक काम देखना चाहता हूँ, मैं अपना सामाजिक काम देखना चाहता हूँ, मैं अपनी पढ़ाई करना चाहता हूँ। ठीक है। मैं अपने खेतों में काम करना चाहता हूँ। मैं राजनीतिक जो एक्टिव राजनीति है उसके अंदर मैं भाग नहीं ले सकता। ठीक है। इसलिए कि मैं क्या करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ कि मैं अपने किसी प्रतिनिधि को चुन देता हूँ। मेरा वो जो फैसला लेगा वो मेरा फैसला माना जाएगा। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी इसी को कहा जाता है। देखो प्रत्यक्ष तो वही हो गया, जनता डायरेक्ट भागीदारी कर रही है। अप्रत्यक्ष में क्या हुआ कि जनता भागीदारी नहीं कर रही, अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेज रही है। ठीक है। इसमें क्या होता है, लोकतंत्र की संस्थाएं और प्रक्रियाएं जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि जो संस्थाएं हैं, ठीक है, और जो प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो संस्थाएं कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए डेमोक्रेटिक, और प्रक्रिया भी कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक। और इन दोनों को जोड़ करके फिर क्या बनेगा, एक पूरा एक जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो बन करके आएगी। इसके अंदर सीधी सी बात है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि चुन रही है, तो प्रतिनिधियों के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो शासन जो भी करे वो डेमोक्रेटिक तरीके से करे और वो जनता के हित में शासन करे, जनता की आवाज़ बन करके शासन करे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये बहुमत शासन और नियतकालिक चुनाव के आधार पर डिसाइड होता है। यानी कि प्रक्रिया कैसी होगी, संस्थाएं किस तरीके से होंगी। देखो प्रक्रिया होगी कि भाई इलेक्शन होगा। ठीक है। इलेक्शन का अपना एक टाइम पीरियड होगा। ठीक है। टाइम पीरियड होगा, कोई भी टाइम पीरियड, 5 साल, 4 साल, 6 साल, जो भी हो उस हिसाब से डिसाइड होगा। और उससे क्या है, उसमें कौन जीतेगा, जिसके पास बहुमत होगा। ठीक है। जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे, जो बहुमत होगा उसके आधार पर शासन किया जाएगा। ठीक है। समय पे चुनाव, बहुमत का शासन, सारी वही चीज़ें जो डेमोक्रेसी, क्लासिकल डेमोक्रेसी के अंदर हमने देखी थी। ठीक है। तो व्यवहार में प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र जो है हम जब देखते हैं तो इस तरीके की जो शासन प्रणाली, जब आप कहेंगे कि यहाँ कैसी शासन प्रणाली, आपको संस्थाएं कैसी दिखेंगी, यहाँ पे आपको एक संसदीय व्यवस्था दिखेगी, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है। और दूसरा क्या दिखेगा आपको, अध्यक्षात्मक, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अध्यक्षात्मक प्रणाली। जैसे संसदीय प्रणाली किस चीज़ के अंदर लागू है, इंडिया और यूके, खास एग्जाम्पल। अध्यक्षात्मक का खास एग्जाम्पल यूएसए। यही है। तो प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र आजकल पूरी दुनिया में चल ही रहा है, यही चलता है। ये प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र के बारे में बातें थी। यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, अगर आ भी जाए तो आप ज़्यादातर कोशिश करना कि हम जो है, जो क्लासिकल डेमोक्रेसी हमने समझी है इससे पहले, उसके बारे में लिखें ज़्यादा, वही सारी चीज़ें। सिर्फ प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र बदल जाएगा वहाँ पे क्लासिकल की जगह पे। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये बदल जाएगी कि यहाँ पे जनता स्वयं भाग नहीं लेती, वो अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेज देती है, और वो प्रतिनिधि उनके मातहत होकर के या फिर उनके रेफरेंस पे निर्णय लेते हैं। ठीक है। उनके बिहाफ पे निर्णय लेते हैं कि जनता ने हमें चुनकर भेजा, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम डिसीजन लेंगे, हम जो डिसीजन लेंगे वो जनता का डिसीजन माना जाएगा। ठीक है। ये होता है प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में। अब देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। देखिए सहभागी लोकतंत्र पे आ जाइए, जिसको आप ये भी कह सकते हैं, पेपर में लिखा हुआ मिल जाए तो
प्रतिभागी लोकतंत्र, शब्दों से ही स्पष्ट हो जाता है। सहभागी, भाग लेने वाला, प्रतिभागी, भाग लेने, प्रतियोगिता में भाग लेने वाला, यानी कि वो लोकतंत्र जिसके अंदर लोग भागीदारी करें। ठीक है, अब देखिए इसके प्रतिपादक कौन है। सबसे पहले जो इसके एडवोकेट्स की बात करेंगे तो इसके मेनली जो सबसे पहले इसको लेकर के आए थे वो आए थे सीबी मैकफरसन। कौन लाए? सीबी मैकफरसन। सीबी मैकफरसन ने एक किताब लिखी थी, थ्योरी एसे इन रिट्रीवल। ये किताब लिखी थी इन्होंने। इस किताब में इन्होंने ये बात कही, ठीक है, प्रतिभागी लोकतंत्र को इन्होंने प्रेजेंट किया पहली बार। ठीक है, तो इसके फाउंडर कौन हुए? प्रतिभागी लोकतंत्र के सीबी मैकफरसन। पेपर में लिखना है ये कि इसका प्रतिपादन जो है सीबी मैकफरसन ने किया था। ठीक है, अब देखिए दूसरा, इसके अदर सपोर्टर भी आप लिख सकते हैं। अदर सपोर्टर में अगर आप लिखेंगे कि कौन इसको सपोर्ट करता है, ठीक है, कुछ बच्चे अगर एस्टेट करना चाहते हैं तो ये एस्टेट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। एस्टेट में आती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है, एस्टेट में, नेट में, या फिर जो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, या किसी CUET में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है जो, या UG और PG का, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी ये चीज़ें। ठीक है, और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो अलग से MA के होते हैं उनके, PhD के होते हैं उनके, किसी भी जगह पे आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाम आते हैं कैरोल पैटमैन, ठीक है, लंबर्ग, ठीक है, ये आते हैं इसके अंदर। लेकिन एक खास बात ध्यान रखनी है, ये जो सहभागी लोकतंत्र जो आया ये किसके अगेंस्ट में आया? ये आता है विशिष्टवादी लोकतंत्र के अगेंस्ट, कि विशिष्ट जो लोग हैं वही शासन करेंगे। मैं बताऊंगा इसके बारे में आगे। विशिष्ट लोकतंत्र के विरुद्ध आता है ये। ठीक है, अब इसकी बेसिक धारणा पे आ जाते हैं सहभागी लोकतंत्र की। देखो, सहभागी लोकतंत्र का विचार जो है वो मॉडर्न टाइम में जो विशिष्टवादी लोकतंत्र है इसकी जो प्रक्रियाएं थी उसके अगेंस्ट अपनाया गया। ठीक है, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप आता है। विशिष्ट वर्गवादी में क्या था कि जिसको आप एलिट लोकतंत्र भी बोल सकते हैं, एलिट क्लास डेमोक्रेसी। एलिट क्लास डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या होता है कि जनता की सहभागिता कम करना चाहते हैं वो लोग। विशिष्ट लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता की सहभागिता कम करना चाहते हैं, कि जनता की भागीदारी कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आती है वहाँ पे। ठीक है, जबकि प्रतिभागी लोकतंत्र जो है वो जन सहभागिता को, यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन को लोकतंत्र का मुख्य केंद्र मानता है। ठीक है, प्रतिभागी क्या है? प्रतिभागी जनता को लोकतंत्र का केंद्र मानता है। क्या मानता है? केंद्र मानता है। ठीक है, कि भी ये केंद्र में पब्लिक ही होती है और वो चाहता है कि केंद्र में पब्लिक ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो सहभागी लोकतंत्र के जो समर्थक हैं ये कहते हैं कि वर्तमान समय में अनेक कारण हैं। इनका मानना है कि वर्तमान समय में अनेक कारण हैं जिससे व्यक्ति जो है वो परेशान हो गया है और वो चाहता है कि उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए और अपने समाधान के लिए कुछ सॉल्यूशन दे सकता है। जैसे आप कैसे मानते हैं कौन कौन से कारण हैं कि प्रतिभागी होना चाहिए व्यक्तियों को? जैसे आप देखेंगे बेरोजगारी है, आर्थिक असमानता, ठीक है, लिंग भेदभाव देखते हैं आप, ठीक है, और दूसरा फिर आप समय में देख ही रहे हैं उपभोक्तावाद बढ़ता, यानी कि ज़्यादा कंज्यूमरिज्म भी बढ़ रहा है।
ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि व्यक्ति बेरोजगार है, आर्थिक असमानता है समाज में, लिंग भेदभाव बढ़ रहा है, उपभोक्तावाद बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि समाज के अंदर जो लोगों का पार्टिसिपेशन है, ठीक है, पार्टिसिपेशन जो है वो कम हो रहा है। बेरोजगार आदमी क्या पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। जनता की भागीदारी कम हो रही है। तो जनता की भागीदारी कम हो रही है, इसका कैसे पता चलता है? तो जैसे हमने पीछे भी बात की थी, जैसे वोट प्रतिशत का कम होना, लोग वोट ही नहीं करते कि हमारा समाधान होना ही नहीं, मुद्दों पे बात होती नहीं, हम क्यों करें, ठीक है, ऐसे चलते हैं। तो ये क्या है, अब इससे जब वोट प्रतिशत कम होगा, कम लोग वोट करेंगे, लोग भागे नहीं लेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, तो उससे क्या होगा, जब ये चीज़ होगी तो लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा, लोकतंत्र कम हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, ये कमज़ोर होगा। इसलिए ये चाहते हैं कि इसको कमज़ोर ना होने दिया जाए और जनता की सहभागिता बढ़ानी चाहिए। जनता की सहभागिता बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो मेनली ये कहते हैं कि अब सहभागिता बढ़ेगी कैसे, तो ये कहते हैं कि दो बातें, ठीक है। प्रतिभागी लोकतंत्र दो बातों पर काफ़ी जोर देगा। वो कैसे कहेगा कि भाई देखो सहभागिता कैसे बढ़ेगी, ये लिखते हैं, सहभागिता बढ़ाने के कारक कौन से हो सकते हैं, ठीक है, कैसे बढ़ सकती सहभागिता, दो कारक बताते हैं। पहला लिखो, यानी पहला चीज़ है कि जन सहभागिता के मार्ग में कौन सी चीज़ें आती हैं। जन सहभागिता में आने वाली बाधाओं को समाप्त करना, जैसे आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, लिंग भेद, ये सब चीज़ें क्या करना पड़ेगा आपको, ख़त्म करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर इनको ख़त्म करोगे तो लोग भागीदारी करेंगे। दूसरा कारण वो कहते हैं, दूसरा कैसे बढ़ाएं, जो उपभोक्तावाद है उस पर रोक लगाओ। उपभोक्तावाद पर रोक लगाना, या आप कह सकते हैं नियंत्रित करना, इससे बढ़ सकती है, ठीक है। अब इसके ऊपर जब बढ़ेगी, रोक लगाएंगे, तो मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग के बीच जो है वो अ, पारस्परिक मानवीय संबंध जो हैं, जैसे व्यक्ति क्या कर रहा है कि वो अपनी अपने काम की चीज़ें देख रहा है। तीसरा कारण आप लिख सकते हैं इसके अंदर, तीसरा कारण लिखिए, मनुष्यों के बीच मानवीय संबंधों को विकसित करना, यानी कि ह्यूमन बीइंग के बीच जो है, वही आपके बीच जो है ना, आप ह्यूमन बीइंग हो तो ह्यूमन बीइंग के बीच में ह्यूमन के ही रिलेशन होने चाहिए। ह्यूमन बीइंग को जैसे ज़रूरत पड़ती है, इंटरडिपेंडेंस होता है वो, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, तो सामूहिकता बढ़ानी पड़ेगी आपको। कैसे बढ़ेंगे संबंध, सामूहिकता बढ़ाइए, सामूहिकता का बढ़ाना, परस्पर सहयोगी बनाना, क्या करना है आपको, परस्पर सहयोगी बनाना,
ठीक है। एक आध और भी कुछ चीज़ें आप लिखना चाहें तो अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि भी ह्यूमन बीइंग की मदद करनी चाहिए, ह्यूमन बीइंग के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, जो सहभागी डेमोक्रेसी है या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जो वो दो दो लेवल पर जन सहभागिता बढ़ाने का पर काफ़ी बल देगी। देखो वो क्या कहेगी कि ये चीज़ें बढ़ेंगी कैसे। वो कह रहा है कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती। ये जो जन सहभागिता बढ़ाने के लिए इन्होंने कारण बताए हैं, जो कारक बताए हैं, जो वो कैसे हो सकते हैं। वो कहता है कि दो सत्र पे अगर हम काम करें, 2 सत्र पर काम करने से जन सहभागिता बढ़ेगी। कौन कौन सी? नंबर 1, पहला लिखिए, पहला है कार्यस्थल, पहला कार्यस्थल। दूसरा है स्थानीय समुदाय, स्थानीय समुदाय। दोनों को एक्सप्लेन करते हैं, आ जाइए। ये कहते हैं कि ये 2 स्थल हैं, ये 2 जगह हैं जहां आधुनिक समाज का व्यक्ति जो है वो अपने अपने जीवन यानी कि अधिकांश समय जो है वो इन जगह पे बिताता है। यानी कि काम की जगह क्या उसकी, जहाँ पे वो काम करता है ज़्यादा समय वहाँ पे जाता है। दूसरा ज़्यादा समय उसका कहाँ पे जाएगा कि जहाँ वो रहता है। रहता कहाँ पे है? समाज में रहता है, ठीक है। तो स्थानीय समुदाय जो हैं उसके उनके पास रहता है। तो इन 2 जगहों पे जो है व्यक्ति अगर सहभागिता करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनकी गतिविधियों में रुचि लेंगे, तो हो सकता है कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी वो रुचि लेना शुरू कर दें, ठीक है। और हो सकता नहीं, सीबी मैकफर्सन तो ये कहते हैं कि वो रुचि लेंगे फिर, अगर वो इन जगहों पे भी पार्टिसिपेट कर पाएँ तो, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसके जो वर्किंग एरिया है जहाँ पे वो काम करता है, वहाँ पे सहभागिता देने के लिए क्या ज़रूरी है कि जैसे समझते हैं थोड़ा सा, कार्यस्थल पे कौन काम करता है। कार्यस्थल मान लो कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, या कंपनी है, ठीक है। यही होते हैं ना 2 संस्थान, या विभाग है कोई भी, इस तरह की जगहों पे ही काम करता है। तो इन तीनों जगहों पे काम करते हुए जो है व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए कि भाई यहाँ पे कौन काम करता है, मज़दूर काम करते हैं, ठीक है। यहाँ आपके कर्मचारी आ जाएंगे, यहाँ भी आपके कर्मचारी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कर्मचारी मज़दूर जो भी लोग काम करते हैं अपनी जगहों पे, ठीक है, इनको जो है निर्णय निर्माण में हिस्सा दो, निर्णय निर्माण में भागीदारी करवाएं, ठीक है। यानी कि जैसे फैक्ट्री के अंदर क्या होता है कि जब कर्मचारी अपने काम कार्यालय में रहता है तो मज़दूर और जो वहाँ का जो डिपार्टमेंट के हेड हैं, जैसे सारा का सारा डिसीजन कौन लेता है फैक्ट्री के अंदर, जो मैनेजमेंट वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के साथ में जो है आपको वर्कर भी साथ में करिए, इन दोनों को जोड़िए। जब भी कोई डिसीजन लेना हो दोनों की आम सहमति हो, दोनों की सहमति ली जाए तब डिसीजन होना चाहिए। यानी कि इन लोगों को लगेगा कि फैक्ट्री में मज़दूरों को कहा गया है कि हमें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन मिल रहा है, हमें जो है यहाँ पे भाग दिया जा रहा है, ठीक है। तो जब वो वहाँ पे भाग लेंगे तो उनके अंदर उत्सुकता बढ़ेगी चीज़ों को समझने की, वो आगे काम करेंगे। दूसरा जैसे स्थानीय समुदाय की हमने बात की थी, स्थानीय समुदाय देखिए, देखो वही लिखाई ऐसी ही आएगी, ठीक है। काम जब टैब में हो रहा है तो टैब में ऐसे ही लिखाई आती है, ठीक है। हाथ लगेगा यहाँ पे, सीधा ऊपर से पेन चल रहा है डायरेक्ट, हाथ लगेंगे तो फिर हाथ की भी लिखाई आएगी साथ के साथ, ठीक है। तो देखिए स्थानीय समुदाय के स्तर पे जब हम बात करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो पावर हैं उनको विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और जो स्थानीय मामले होते हैं, स्थानीय मामलों में इनको डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, यानी कि निर्णय लेने का
अधिकार दिया जाए। भाई हमारे समाज में बहुत सारे समुदाय हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो यही कहते हैं कि देखो जो समाज में समुदाय रहते हैं उनको क्या किया जाए। भाई जैसे पंचायत है हमारी, हमारी पंचायत किस तरीके से होती हैं, जाति पंचायत होती है, ठीक है, जाति परिषद होती, ये जाति पंचायत को कास्ट काउंसिल बोलते हैं, और एक सर्व जातीय होती है, एक सर्व जातीय पंचायत होती है, सभी जात मिलकर के पंचायत बनाई। तो इनमें ये कहते हैं कि ये स्थानीय समुदाय हैं जैसे, तो इन समुदायों को जो ये अधिकार दिया जाए कि ये अपने वहाँ के डिसीजन खुद ले सके। जैसे हम अपना कोर्ट बनाए हुए हैं, तो इनको कहा कि इनको न्यायालय का अधिकार दे देना चाहिए, ये खुद कर सकते हैं न्याय, ठीक है, जन सहभागिता बढ़ानी है तो, ठीक है। इनको जो है जैसे स्थानीय लेवल पे, स्थानीय सत्र पर काम करवाने का अधिकार दिया जाए, ठीक है। दूसरा, अपने समुदाय के निर्णय स्वयं ले, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। इनको ये भी होना चाहिए कि समुदाय का प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये होंगी तो फिर क्या है, फिर चीज़ें ठीक रहेंगी, फिर व्यक्ति पार्टिसिपेट करेगा, फिर व्यक्ति भागेगा नहीं, ठीक है, फिर व्यक्ति की रुचि बढ़ेगी कि हाँ अब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें ऊपर वाली संस्थाओं में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के जो समर्थक हैं वो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के अंदर, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में, प्रोसेस में जन सहभागिता के बहुत सारे फ़ायदे बताते हैं, ठीक है। जैसे कि व्यक्ति क्या कर सकता है, फ़ायदे क्या हो सकते हैं इसके, जैसे हम ये देखें कि फ़ायदा, या आप इसे ये भी कह सकते हैं लाभ क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। अब ये कहते हैं कि लाभ क्या होगा इससे। पहली चीज़ तो ये होगी कि अपने हितों के प्रति जागरूकता आएगी, अपने हितों के प्रति जागरूकता आएगी, ठीक है। दूसरा जैसे ये हो सकता है कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रति जो है वो जागरूकता पैदा होगी, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रति जागरूकता ये आएगी, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि व्यक्तित्व का विकास होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा, ठीक है। चौथा आप ये लिख सकते हैं कि जो हमारा शासक वर्ग होता है वो उत्तरदायी बन जाएगा। शासक वर्ग से जब व्यक्ति सवाल पूछेगा तो क्या होगा, शासक वर्ग को जवाबदेह होना पड़ेगा, अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, ठीक है, तो वो उत्तरदायी बनेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। तो ये है कि इससे क्या हो सकता है कि इससे एक बेहतर समाज का निर्माण हो जाएगा, बेहतर समाज का निर्माण होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये पार्ट था आपका किस वाला, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का। अब इसके बारे में कुछ ये भी समझ लेते हैं, इन्होंने फ़ायदे ही बता दिए, सारी विशेषताएं बता दी। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी आलोचना क्या हो सकती है। आलोचना देखिए, जो विशिष्ट वर्गवादी लोग हैं वो क्या कहते हैं। जो विशिष्ट वर्गवादियों का मतलब है कि जो ये चाहते हैं कि कुछ लोग ही शासन करें, सब शासन नहीं कर सकते। देखो पहली आलोचना विशिष्ट वर्गवादी ही करते हैं, क्योंकि ये विशिष्ट वर्गवादियों का विरोध करते हुए आए थे।
विशिष्ट वर्गवादियों ने कहा कि जनसामान्य जो है, हर एक व्यक्ति, जनसामान्य औसतन, जनसामान्य क्या होता है, ये औसत बुद्धि का होता है, औसत बुद्धि का होता है। और जब औसत बुद्धि का व्यक्ति जो है वो पार्टिसिपेट कर लेगा तो शासन को चलाने में दिक्कत आएंगी। ठीक है, वो क्या, औसत बुद्धि का होने के कारण क्या है कि शासन चलाने में क्या है, उचित तरीके नहीं अपनाएगा, उचित तरीके, या फिर ये कैसे, शासन चलाने में उचित तरीकों का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, कि भी जो सही होते हैं उनका नहीं पता होगा उसे, क्योंकि उसे नहीं ज्ञान है इन चीज़ों का। दूसरी चीज़ इसकी आलोचना करते हुए ये कहा गया है कि इन्होंने कहा कि जो वर्किंग एरिया है, वर्क पैलेस जो है, कार्यस्थल जो है, वहाँ पे जन सहभागिता को अधिक बढ़ावा देने चाहिए। तो ये कहते हैं कि वहाँ पे अगर हम कार्यस्थल पे ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, कार्यस्थल पे बढ़ावा देने से जो है, जो उद्योग हैं वहाँ पे क्या होगी, राजनीति होगी। ठीक है, और वो राजनीतिक क्षेत्र बन जाएगा, और इससे क्या होगा, उत्पादकता जो है वो कम हो जाएगी, उत्पादकता कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उत्पादन की क्षमता जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये था मतलब हम ये कह सकते हैं लोकतंत्र का एक पार्ट। एक और बचता है हमारा, उसको भी कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरी वीडियो करें, पिछली वीडियो जैसे हमने रोल्स को 2 वीडियो में पढ़ा, लेकिन वो इतनी मतलब बेहतर नहीं हो सकती 2 वीडियो पढ़ना लगातार अलग अलग, हम एक ही में कंप्लीट करते हैं। अब आता है आपका विमर्शी लोकतंत्र, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। अब देखो, मुख्यतः पहले हम बात करते हैं इसका प्रतिपादन किसने किया। तो प्रतिपादक कौन है, जोसेफ बेसेट। और मुख्य समर्थक कौन है, डेविड मिलर, हेबरमास, जोशुआ कोहेन। ठीक है, और सबसे इसके बौद्धिक पूर्वज अगर हम करें कि किसने इसकी शुरुआत को थोड़ा बहुत देख सकते हैं किसकी जगह पे, प्रतिपादक तो जोसेफ बेसेट ही हैं, लेकिन इससे पहले अगर इसका बौद्धिक पूर्वज देखें कि भी इसका इंटेलेक्चुअल व्यक्ति कौन था, शुरुआत करने वाला कौन था शुरू में, जो इस बात जिसका जिक्र मिलता है, इसका मतलब कि विमर्शी लोकतंत्र किसी की राइटिंग्स में देखने को मिला, तो वो मिलता है J.S. मिल, इनकी राइटिंग। ठीक है, अब मुख्य अवधारणा समझते हैं इसका मुख्य पार्ट क्या है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये कहते हैं इसकी केंद्र में क्या चीज़ होगी, केंद्र में होता है विमर्श का मतलब वाद विवाद, डिबेट, बातचीत, आम सहमति, ये सब चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल इसके केंद्र में हैं। समझ गए इस बात को। अब देखो, विमर्शी लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का वो ऐसा नया मॉडल है जिसका दार्शनिक आधार हम देखते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों में। ठीक है, यानी कि दार्शनिक आधार अगर कहाँ देखेंगे,
जे एस मिल की राइटिंग्स में। जे एस मिल की राइटिंग्स में कैसे, थोड़ा सा मैं सब बताऊं कैसे। उसने क्या कहा था जे एस मिल ने कि हम जब भी कोई डिसीजन ले, अगर हमारे निर्णय से कोई एक व्यक्ति भी असहमत है तो हमें ऐसा नहीं करना है कि उस व्यक्ति के मत को हम अस्वीकार कर दें। हमें उसके मत को स्वीकार करना है और उसके मत के ऊपर हमें बातचीत करनी है, वाद विवाद करना है। ठीक है, जब हम उससे वाद विवाद और सारी चीज़ें देख लेंगे तो उससे क्या होगा, हम जो बात कह रहे थे, हमारा जो विचार था, हमारा जो मत था, अगर वो सही प्रूव हो गया तो वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि भाई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जो हमारे विचार का विरोध कर सके। हमने वाद विवाद के जरिए उसको सुलझा लिया, उसको समझा दिया, उसको बता दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें जे एस मिल बोलता है, तो इसलिए वहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, दूसरी बात, विमर्शी लोकतंत्र जो है या डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी जो है, वो विमर्श को, बातचीत को, वाद विवाद को केंद्र में रखता है। विमर्श का अर्थ है किसी विषय के सभी पहलुओं पर। देखो क्या मतलब है विमर्श का, किसी विषय के सभी पहलुओं पर विचार करके एक सामान्य निर्णय तक पहुंचना। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि भी किसी विषय पे हमें बात करनी है तो उसके ऊपर हम विचार विमर्श करके एक सामान्य निर्णय तक पहुंचेंगे। इसके समर्थक जो हैं वो, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो कहते हैं कि विमर्श को केंद्र में रखा जाए, बातचीत कर ली जाए। निर्णय लेने से पहले हमें जो है उसके समर्थक जो हैं या फिर उसके जो विरोधी हैं उन सबसे बातचीत कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो सरकार का काम जो वो विमर्श के बाद सरकार क्या करेगी, सरकार निर्णय विमर्श के निष्कर्ष पर लेगी, ये बात कहेंगे। ठीक है, तो मेनली ये इसका केंद्र है। मुख्यतः हम इसकी 4 पहलू जानते हैं, 4 मान्यताएं हम इसकी मानते हैं। 4 मान्यताएं देखिए, विमर्शी लोकतंत्र की 4 मान्यताएं। देखो, सबसे पहली मान्यता क्या है, सबसे पहली है कि ऐसा सार्वजनिक वातावरण का होना जिसमें मुक्त विमर्श हो सके, यानी कि ऐसा सार्वजनिक वातावरण का होना जिसमें मुक्त विमर्श हो सके, यानी कि माहौल ऐसा होना चाहिए, एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे खुल के आदमी अपने विचार रख सके, फ्री एनवायरनमेंट ऐसा। दूसरी चीज़, दूसरा क्या है इसकी मान्यता, ऐसी प्रक्रियाओं का होना, लिखिएगा, ऐसी प्रक्रियाओं का होना जिससे एक प्रभावशाली विमर्श संभव हो सके। विमर्श संभव हो सके। ठीक है, यानी कि हमें ऐसी प्रक्रिया बनानी है, हमारी प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई भी हम बातचीत करें तो वो बहुत इफ़ेक्टिव नज़र आए फिर। ठीक है, तीसरा, मनुष्य की जो तर्क क्षमता है, रीजन जो
तर्क क्षमता को हम क्या कहते हैं? तर्क करना, यानी कि उसकी लॉजिकल कैपेसिटी कह लीजिए, या फिर रीजन कैपेसिटी कह लीजिए, कि उसका तर्क विवेकशील होना चाहिए। ठीक है, तर्क क्षमता को महत्व देना चाहिए। तो सीधी बात यह है, यहाँ पे तर्क क्षमता को महत्व दिया जाए, यानी कि जो व्यक्ति के अच्छे तर्क हैं, जो लॉजिक के साथ बात कर रहा है, तर्कशील है जो, उसकी बात को महत्व देंगे। ठीक है, और दूसरी बात इसमें यह लिखनी है साथ के साथ इसी में, कि जनहित के विषय पे, या जनहित के विषय को ही विमर्श का केंद्र बनाना है, विमर्श का केंद्र बनाना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि हर एक विषय के ऊपर विमर्श करेंगे आप, विमर्श का केंद्र क्या होना चाहिए? जनहित का विषय होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए आप, चौथा जो हम कह रहे थे, 4 मान्यताएं बताई ना, चौथी मान्यता क्या है? राजनीतिक जो हमारी व्यवस्था है उसके द्वारा विमर्श के पश्चात जो निर्णय आएगा, ठीक है, या जो निष्कर्ष आएगा, उसको कानून बनाए हम। यानी कि निष्कर्ष को कानून का आधार बनाएं। निष्कर्ष किसका निष्कर्ष? विमर्श के निष्कर्ष को लिख लीजिएगा। विमर्श के निष्कर्ष को कानून का आधार बनाएं। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना हो तो ये 4 मान्यताएं हैं। इन 4 मान्यताओं पर विमर्शी लोकतंत्र चलता है। अब विमर्शी लोकतंत्र को अचीव कैसे करें, इसके साधन क्या होने चाहिए? विमर्शी लोकतंत्र के साधन लिखिए इसको। सबसे पहला काम किया जाएगा सर्वेक्षण, सर्वे करवाना। ठीक है, सर्वे क्या? दूसरा, कोई न कोई विमर्शी दिवस जरूर घोषित किया जाए। विमर्श दिवस, कि भी आज विमर्श डे है, डेलिब्रेटिव डे है, आज हम डेलिब्रेशन करेंगे, आज हम विचार विमर्श करेंगे हर एक बात के ऊपर। ठीक है, इसके साथ ही जो है, एवं विमर्शी सप्ताह ये भी होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये हो सकता है। तीसरा हो सकता है इसका साधन कि सिटीजन ज्यूरी होनी चाहिए, जिसे हम नागरिक ज्यूरी बोल सकते हैं। नागरिक ज्यूरी के विचार को अपनाना। ठीक है, ये होना चाहिए। इसमें कैसे करेंगे इसको, जैसे लिखिएगा। इसमें एक तो जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी को अधिक भूमिका देनी चाहिए। सिविल सोसाइटी की अधिक भूमिका, ठीक है, यानी कि नागरिक समाज को अधिक पार्टिसिपेशन देना चाहिए, अधिक उसको तवज्जो देनी चाहिए। और सरकार की जो अलग अलग जो कानून आते हैं, योजनाएं आती हैं और कार्यक्रम होते हैं, उनका मूल्यांकन करना चाहिए। उनका मूल्यांकन कौन करेगा? यही सिविल सोसाइटी आपकी। ठीक है, इसके मूल्यांकन में, यानी कि सिविल सोसाइटी को, इसके मूल्यांकन में सिविल सोसाइटी को भागीदार बनाना। ठीक है, इससे भी विमर्श बढ़ेगा, ये भी एक अच्छा साधन है। ठीक है, एक और नया कॉन्सेप्ट आज के समय पे चल रहा है, ई डेमोक्रेसी। तो जो ई डेमोक्रेसी का विचार है, हमें इसको भी बढ़ाना चाहिए। यानी कि ई डेमोक्रेसी से कैसे विचार बढ़ेगा? जैसे आप क्या करेंगे, सूचना की जो तकनीक है, यानी कि सूचना तकनीक को बढ़ावा देना।
यानी कि हम यहाँ मेनली टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो विमर्शी लोकतंत्र क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये विमर्शी लोकतंत्र पेपर के लिए, सबसे ज़्यादा आएगा ये, बहुत बार मैंने देखा इस क्वेश्चन को। आप यूपीएससी में देखेंगे वो वहाँ भी दिखेगा आपको, एचपीएससी के पेपर आए हैं पहले उसमें भी आया है, इसको आप जब देखेंगे यूपीपीएससी का पेपर होता है वहाँ पे भी आपको दिखाई देता है, किसी भी कोचिंग सेंटर की टेस्ट सीरीज़ में आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, मैं तो अगर टेस्ट सीरीज़ दे रहा हूँ जैसे बच्चों को, तो वहाँ तो मैंने पूछा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, आलोचनाएं देख लेते हैं, आलोचनाएं देखते हैं इसका। आलोचनाओं में क्या है कि विमर्शी लोकतंत्र विमर्श और आम सहमति में विश्वास करता है, ये बात तो ठीक सी बात है। ठीक है, यानी कि क्या करता है कि आम सहमति में बात करेगा, कि भाई कोई भी कानून बने ना उसके ऊपर आम सहमति होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आम सहमति व्यवहार में संभव नहीं, आम सहमति व्यवहार में संभव नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये आलोचना हो गई। दूसरी चीज़, जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, तो विकासशील देशों में क्या है, विकासशील देशों में आप देखिएगा अशिक्षा है, अशिक्षा है, जो जन जागरूकता वो कम है। ठीक है, उनको तकनीक की समझ नहीं है, तकनीक की कम जानकारी। ठीक है, ठीक है, कम जानकारी भी क्यों है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि उपलब्ध भी कम है, उपलब्ध भी कम है, ये कम है, हमारे पास है नहीं जो विकासशील देश है। तो इनके जब ये चीज़ है ही नहीं तो इसको अचीव कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये अचीव करना बड़ा मुश्किल काम है। तीसरा, कोई भी विमर्श को अपनाएंगे हम, विचार विमर्श जब करेंगे, निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है, यानी कि विमर्श करने से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, लंबी हो जाएगी। दूसरी चीज, खर्चीली हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को, बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा फिर इसके अंदर। तो इससे क्या है, ये कुछ आलोचनाएं हो सकती हैं विमर्शी लोकतंत्र की, कि भाई देखो आम सहमति लेना मुश्किल है, विकासशील देशों में अशिक्षा, जन जागरूकता और तकनीक, इन सब चीज़ों की कमी रह गई है। अशिक्षा बहुत ज़्यादा है, जन जागरूकता बहुत कम है, तकनीक बहुत कम है इन लोगों के पास, तो उसकी जानकारी नहीं है, तो अचीव नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे इसमें बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रिया बनेगी, ये खर्चीली प्रक्रिया बनेगी, बहुत पैसा लगेगा, बर्बाद होगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक जो है कंडीशन ख़राब हो सकती हैं ऐसे में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और, आलोचनाएं हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन महत्व भी तो है इसका। महत्व क्या है, देखिए, इससे ये होगा कि पहली चीज़ तो ये कि अगर किसी मुद्दे पे विचार विमर्श के लिए बुलाया जाता है तो राजनीतिक जागरूकता बढ़ेगी, जो सबसे जरूरी है आज के समय पे। राजनीतिक जागरूकता बढ़ेगी। ठीक है, और जब जागरूकता आती है तो लोग सोचना समझना शुरू करते हैं और डिसीजन अच्छे लिए जाते हैं। दूसरा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है, जनता की रुचि बढ़ेगी, जनता की रुचि बढ़ेगी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की जन सहभागिता बढ़ेगी, लोग चाहेंगे हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भाग लें। ठीक है, जब किसी एक विषय पे उसके सभी पक्षों पे चर्चा होती है तो क्या होगा, निर्णय जो है निर्विरोध आएगा। निर्णय निर्विरोध आएगा, और निर्णय कैसा होगा, गुणवत्तापूर्ण,
अच्छा निर्णय होगा, गुणवत्तापूर्ण निर्णय लिए जा सकेंगे फिर। ठीक है, तो ये हमारी क्लास का मुख्य पार्ट था। ठीक है, छोटी सी चीज़ और रहती है, वो और करवा देता हूँ साथ की साथ में, जो आजकल चलती भी है, लोकतंत्र को लेकर के विवाद रहता है। ठीक है, लोकतंत्र संबंधित विवाद क्या है? देखो, पहली चीज़ तो ये कि समान व्यवहार ये बनता कैसे है? एक तो ये है कि समान व्यवहार बनाम विभेद का मुद्दा, ये एक मुद्दा है। इसमें क्या होता है, जैसे समान व्यवहार नहीं हो पा रहा, भाई समान व्यवहार करिए, किसके आधार पे? जैसे जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, ठीक है, लिंग के आधार पे। ठीक है, तो ये समान व्यवहार करिए। लेकिन क्या होता है, जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, इनके आधार पे हम क्या करते हैं? विभेद बना देते हैं। ठीक है, हम विभेद करते हैं कि भाई किसी जाति के आधार पे हम रिजर्वेशन भी देंगे, धर्म के आधार पे हम जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स या कुछ अलग राइट्स दे सकते हैं, क्षेत्र के आधार पे हम जो है किसी के डेवलपमेंट को देख सकते हैं, लिंग के आधार पे हम देखते हैं कि भेदभाव है तो उस भेदभाव को कम करने के लिए हम कुछ विभेदात्मक मूल्य अपना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होना ये चाहिए कि भाई हमें समान व्यवहार करना चाहिए, जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, ये सब चीज़ें त्याग देनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ें कि अगर विभेद करना पड़े वो अपवाद के रूप में होना चाहिए, अपवाद के रूप में कि भाई विभेद किया गया लेकिन ये एक अपवाद है, वैसे हम क्या करेंगे? समान व्यवहार ही करेंगे। ठीक है, तो ये मुद्दा है दुनिया के अंदर, ये डिबेट है। दूसरी डिबेट इसके अंदर ये है कि लोकतंत्र और आर्थिक वृद्धि में क्या संबंध है? लोकतंत्र और आर्थिक वृद्धि में संबंध, ये देख लीजिए। इसमें क्या है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि अगर लोकतंत्र होगा, आर्थिक समानता हमने दे दी लोकतंत्र में कि भी समानता का अधिकार है, तो हम आर्थिक समानता की भी डिमांड आएगी, तो उससे ये कहते हैं कि आर्थिक वृद्धि कम होगी। और कुछ कहते हैं कि नहीं, कम नहीं होगी, कम हो सकती है, आर्थिक वृद्धि कम होगी। एक कहते हैं कि होगी नहीं, आर्थिक वृद्धि होगी। ठीक है, आर्थिक वृद्धि हो सकती है अगर हम लोकतंत्र में आर्थिक समानता की बात करें, और लोकतंत्र जहाँ पे होगा वहाँ पे आर्थिक वृद्धि होती है, जबकि कई बोलते हैं कि लोकतंत्र जहाँ होता है वहाँ आर्थिक वृद्धि कम होती है। ठीक है, कम होगी, ये बात कौन बोलता है? एक व्यक्ति का नाम है ली कुआन। ये कहते हैं कि जब लोकतंत्र होता है ना बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आर्थिक वृद्धि नहीं होती, वहाँ लोग अधिकारों की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, वो मांगा, ये चाहिए वो चाहिए, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाती है। इनको ली थीसिस भी बोलते हैं, इसी को ली थीसिस भी कहा जाता है। ली थीसिस कहती क्या है? ये कहती कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता और अधिकारों पर काफ़ी जोर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है? अनुशासन भंग हो जाएगा। ठीक है, ये कहता है कि डेमोक्रेसी के अंदर हम देखते हैं कि लिबर्टी, राइट्स, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर होगा, और जब ये होंगे तो इनसे क्या होगा? अनुशासन कम हो जाएगा। ख़त्म मत लिखिएगा, कम लिख लीजिए, अनुशासन कम होगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण ये काम होता है कि उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। उत्पादन क्षमता जो है वो कम हो जाती है, और इसी से क्या, उत्पादन क्षमता कम होगी तो फिर क्या होगा? आर्थिक वृद्धि कम होगी, आर्थिक वृद्धि कम होगी फिर इससे। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को टारगेट करते हुए एक व्यक्ति है, भारत के ही व्यक्ति हैं, डॉक्टर अमर्त्य सेन, हो सकती है कि अंदर आते हैं,
डॉक्टर अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन कर लेना इसको। अमर्त्य सेन क्या कहते हैं कि वास्तविक जो आर्थिक वृद्धि होती है वो कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ पे होती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में होती है, ठीक है। और विकास उसी के अंदर संभव, ये कहता है कि संभव ही डेमोक्रेटिक व्यवस्थाओं के अंदर है। विकास का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, केवल पर कैपिटा इनकम से नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो गई, डेवलपमेंट हो गई, नहीं। बल्कि क्या है, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट जो है ये पर कैपिटा इनकम नहीं है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम ये रिजेक्ट करता है इसको। ये कहता है कि डेवलपमेंट का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन सत्र है, ईच ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ स्टैंडर्ड है, प्रत्येक व्यक्ति का लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर होना चाहिए, ठीक है, वो बेहतर होना चाहिए। और ये जो है ये सिर्फ डेमोक्रेसी में संभव है, ठीक है। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते तो डेवलपमेंट के अंदर बेहतर तब होगा जब उसको लिबर्टी होगी, जब उसके राइट्स होंगे, तभी तो मिलेगा उसे डेवलप्ड होने का मौका। ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये लोकतंत्र में ही संभव है कि व्यक्ति को लिबर्टी, राइट्स मिलते हैं और वहीं पे जो है व्यक्ति का बेहतर जीवन हो सकता है, वहीं पे व्यक्ति की अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है और आर्थिक वृद्धि होगी, ठीक है। एक और मुद्दा रहता है डिबेट का, वो भी बता देता हूँ साथ के साथ में, लोकतंत्र और जन सहभागिता का मुद्दा। लोकतंत्र और जन सहभागिता, ये मुद्दा रहता है। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे डिबेट है, लोकतंत्र में जैसे जो विशिष्ट वर्गवादी हैं, विशिष्ट वर्गवादी ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जन सहभागिता बुरी है, जन सहभागिता गलत है या बुरी है। जबकि उधर दूसरी तरफ सहभागी प्लस विमर्श इसको सपोर्ट करते हैं सीबी मैकफरसन। तो ये कहते हैं कि नहीं, जन सहभागिता और विमर्शी लोकतंत्र ये सही है, ठीक है। जबकि विशिष्ट लोकतंत्रवादी कहते हैं कि जन सहभागिता गलत है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट पूरी क्लास थी हमारी ये, जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये फुल डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेसी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आपको ये पूरी क्लास मैंने शुरू में तो नहीं बोला, अंत में बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई ज़्यादा सीधे अंत में आकर के देखे तो एक बार पूरी क्लास ज़रूर सुन लेना, कहीं लास्ट में आके देखो। हर एक मुद्दे पे हमने लिखवाने की भी कोशिश की है आज, ठीक है। इसीलिए क्लास थोड़ी लंबी भी हुई है। मैं डायरेक्ट बता करके समझा करके भी निकल जाता, लिखवाता ना भी, ठीक है। तो लिखवाने की भी कोशिश की है, तो लिखेंगे तभी समझ में आएगा, लिखेंगे अपनी कॉपी में, उतारेंगे अपनी कॉपी में साथ के साथ, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को, आज के टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो कल ही पता चलेगा, कौन सा टॉपिक मैं देख करके आऊँगा, ठीक है। क्योंकि हर एक टॉपिक को पहले पढ़ना पड़ता है, तब जा कर के क्लास बनती है। ऐसे नहीं होता कि हम
आएँ और सीधे सब कुछ हमें पता होगा, नहीं होता ऐसे पता। कोई भी टॉपिक हो उसके लिए पढ़ना पड़ता है, और बिना पढ़े मैं क्लास लेता भी नहीं कभी, ठीक है। इसलिए मैंने क्लास नहीं ली कल, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था तब तक। अब मैं कल डिसाइड करके आऊँगा कि मुझे कौन सा टॉपिक, नया टॉपिक जो वो कौन सा पढ़ाना है आपको। और अब थ्योरी से टॉपिक जो मैंने 2 करवा दिए, एक जस्टिस का करवा दिया है और एक आपका ये करवा दिया है। एक टॉपिक मैं सोच रहा हूँ आपका अब आगे थॉट एंड थिंकर से करवा दूँ, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट से करवा देता हूँ। 2-3 टॉपिक अब आगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट से और थॉट से करवाता हूँ आपके अब आगे टॉपिक, ठीक है। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।